जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी हाँ, सही समझे आप। यादों का डिजिटल बॉक्स, एक ऐसा शो जहां हम कलम की दुनिया के सितारों से आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हैं वो कला के जादूगर जिनकी कलम से निकले अल्फाज ने हिंदी और उर्दू साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो हैं श्री अजय आवारा जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास मुलाकात को। आप देख रहे हैं एयर न्यूज। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। एयर न्यूज को एवं सभी श्रोताओं को अजय आवारा का नमस्कार। जी सर। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको थोड़ा लेट हो गया, नमस्कार, बधाई और साथ में शुभकामनाएं। हमारे देश में एक पारंपरिक उत्सव 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 चालू हो गया, वो चल रहा है। तो जी हमारे सभी हिंदुस्तान वासियों को, सभी दर्शकों को इस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके लेखन की यात्रा कैसे शुरू हुई। देखिए, लेखन का ऐसा होता है कि किसी के लिए कोई प्रेरणा होती है, किसी के लिए कोई कारण होता है। और मेरा मानना यह है कि लेखन हो या कोई भी कला हो या कोई भी क्रिएटिव चीज हो, संरचना जिसमें की जाती है, वो एक इंटरनल इल्यूशन होता है कि अंदर से आवाज होती है। कि जैसे अगर मेरे अंदर कोई कला नहीं है और कोई मुझे सिखाए भी, तो मैं शायद शब्द जोड़ना सीख लूंगा लेकिन भाव नहीं लेके आ पाऊंगा। अगर कोई मूर्तिकार बनना चाहे और उसको मूर्ति की कल्पना नहीं कर सकता वो, तो वो जब कल्पना ही नहीं कर सकता तो मूर्ति को आकार कैसे देगा। तो जी सर। लेखन भी ऐसा ही है। लेखन में अगर एक अपने अंदर क्रिएटिविटी आती है जो ईश्वर की देन होती है, अगर ईश्वर की देन होगी तो हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर वो शब्दों का जो ताना बोना बाना जो है, जो भाव है, वो अपने आप अभिव्यक्त होने लगते हैं। और जब हम अपनी इस पहचान को पहचान जाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तब लेखन अपने आप शुरू हो जाता है। हाँ, फिर ये बात जरूर है कि आवश्यकता के अनुसार हमें अपने लेखन सुधारना होता है। कि जैसे एक नया लेखक जब लिखता है तो वो काफी बिखरा हुआ होता है, फिर हमें औरों को पढ़कर समझकर उसमें सुधार करना होता है। लेकिन लेखन विधा जो है ये देवी सरस्वती का आशीर्वाद होता है हम पर। सर, आपको कब लगा कि मुझे, मतलब होता है ना कि बचपन में कविताएं लोग शौक में भी लिखते हैं, लेकिन कभी आपको लगा कि मुझे इसी में अपना करियर बनाना है और लेखक ही बनना है। नहीं, इसमें करियर की बात ऐसी होती है कि देखिए, इसमें दो बात होती है। एक कला की शार्पनेस जो उसकी तीव्रता होती है, और एक करियर। जब हम करियर की बात करते हैं तो व्यवसायिकता की बात आ जाती है कि व्यावसायिक रूप से आप कितने सफल होते हैं, कितने नहीं होते हैं। जी इस बात से पता नहीं, शायद आप भी इस बात से तैयार एग्री करेंगे नहीं करेंगे, या हमारे दर्शक एग्री करेंगे नहीं करेंगे। व्यावसायिक रूप से सफल होना अलग बात है, और अच्छी रचना करना वो अलग बात है। जी जी, अच्छे कला विचार। कला को व्यवसाय से नहीं जोड़ सकते। जी हाँ, तो मैंने बहुत के वैसे देखे हैं जिनकी कविता में शार्पनेस नहीं होती है और जी कुछ नहीं होती है, और लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल है। जी आमतौर पर व्यावसायिक रूप से सफल होते हैं, वो क्या देखते हैं, वो मनोरंजन को देखते हैं। जी सर। जो कि दर्शक जो है ज्यादा मनोरंजन चाहता है, वो उन्होंने कुछ जोक सुना दिए, कुछ कविता ऐसी सुना दी जो कि दर्शकों के खिलखिला दे, गुदगुदा दे, उनको तो अच्छी लगती है, तो व्यावसायिक रूप से वो सफल हो जाते हैं। जबकि वो कविता जो है इस तरह ही नहीं होती। और कई ऐसे कवि हैं जिन्हें बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल नहीं होते। जी तो सर। कविता का स्तर, लेखन का स्तर एक अलग चीज है, और व्यावसायिक सफलता एक अलग चीज है। सर, सबसे लोकप्रिय आपकी कविता और गीत कौन सी थी, और अगर हमें सुनने का सौभाग्य मिले इस प्लेटफॉर्म में तो। और आपने महर्षि राय बच्चन जी की एक कविता आपने बहुत सुनी होगी, मधुशाला उनकी एक कृति है। जी सर। तो मधुशाला में उन्होंने अपने एक सामाजिक एकता की बात की है, सामाजिक एकता में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो मैंने एक रचना लिखी है जिसको आप मधुशाला ही कह सकते हैं। लेकिन मैं हमारे श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि इस मधुशाला को हरिवंश राय जी की मधुशाला से कंपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका है। लोगों ने कंपेरिजन शुरू कर दिया था। मंदिर मस्जिद का मेल क्या राती, कहाँ गई अब वो मधुशाला। हिंदू मुसलमान पीते थे संग में, ढूंढ रहा हूं मैं वो हाला। बट गए अब इंसानों के प्याले, बट गए अब इंसानों के प्याले, कहाँ गई वो प्रीत भरी हाला। बट गए अब इंसानों के प्याले, कहाँ गई वो प्रीत भरी हाला। मिल बैठ पीले साथ जहां पर, मिल बैठ पीले साथ जनाब वहां पर, बनवा दो फिर वो मधुशाला। न रही अब वो प्रीत दिलों की, न रही अब वो प्रीत दिलों की, न रही आंखों में अब वो हाला। ना रही अब प्रीत दिलों की, ना रही आंखों में अब वो हाला। डगमग डगमग होते अहम में, डगमग डगमग होते अहम में, बिन पिए ही अब तो हाला। डगमग डगमग होते अहम में, बिन पिए ही अब तो हाला।
तू बता दे कहाँ गए वो साकी, हम्म, तू बता दे कहाँ गए वो साकी, प्रेम करवाती थी जब मधुशाला। हम्म, टूट गए अब वो पैमाने सारे, टूट गए अब सही। वो पैमाने सारे, बिखर गई अब वो हाला। जहां बैठे हम तुम संग मिलकर, जहां बैठे हम तुम संग मिलकर, चलो चले आज उसी मधुशाला, चलो चले आज उसी मधुशाला। पथिक टूट अब तो टूट गया अब तो थक कर, पथिक टूट गया अब तो थक कर, नहीं मिलती उसे वो मधुशाला। खूनी होली और काली दिवाली, खूनी जी, होली और और काली काली। दिवाली, क्या भूल गए हम वो हाला, हम्म। क्या भूल गए हम वो हाला। फिर किसी दिन मधुरालय में बैठे आओ, फिर किसी दिन मधुरालय में बैठे, साथ चला चल अब तो मधुशाला। अजय सर, ये बताइए कि आपके घर में, परिवार में भी कोई कविताएं लिखता था, या आपको इंस्पिरेशन जो है कहाँ से मिली इस चीज की? अब मेरे परिवार में कविताएं कोई नहीं लिखते, इनफैक्ट मेरे परिवार में जो लोग हैं वो साहित्य नहीं पढ़ते हैं, वो साहित्य से बहुत दूर है। आप हाँ, हरियाणा से मतलब ये हैं? मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। हरियाणा में एक जगह है नारनौल, सुना होगा आप लोगों ने, दिल्ली से जी। 140 किलोमीटर है। हम्म। और नारनौल के पास एक छोटा सा गांव है मंडाना नाम से, वो हम्म। मतलब साहब गांव की आबादी 3-4 हजार लोगों की है। अच्छा। नारनौल छोटा सा कस्बा है जिसकी एक अच्छा। 1.5 लाख की आबादी है। हाँ, हम्म। मैं वहां से हूँ। और मेरे परिवार में कोई भी साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं है। और हम्म। अब मैं बेंगलोर में रहता हूँ एक व्यवसाय के चक्कर में, मेरा व्यवसाय बेंगलोर में ही है। अच्छा सर। लेकिन परिवार में मेरे साहित्य की इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ, जो मेरे बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट है, वो मुझे पढ़ते हैं, वो अब पढ़ते भी बताते भी हैं। लेकिन मेरे को जो इंस्पिरेशन कैसे मिली कि बताते हैं ना कि ये मेरे पर अब मैं नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ किया, ये आशीर्वाद सरस्वती ने मुझे दे दिया। मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद दिया। और उससे बड़ी बात ये हुई कि मुझे वो आशीर्वाद की इंट्यूशन इंट्यूशन हो गई कि हाँ, मिल सकता हूँ। सर, एक आपका एक प्रसिद्ध अब एक रचना हो जाए जो आपको भी पसंद है, जो आपके करीब हो, दिल के करीब हो। मैं एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें रिदम नहीं है, जिसमें क्योंकि छंद मुक्त है, पूरी तरह से आधुनिक कविता है। आधुनिक कविताओं में जो रिदम होती है, जो पोएट्री होती है, उसका उसका ध्यान नहीं जाता, गद्यात्मक कविता जैसी होती है। और वो एक बहुत ज्यादा फिलोसफिकल होती है। तो जी। एक रचना है, छोटी सी रचना है, बहुत छोटी रचना है। अगर उसका मैं विश्लेषण दूं तो उसमें आप ये समझ सकते हैं कि आज के समाज में, पहले नहीं था, पहले हम जो होते थे वो होते थे। आज के समाज में जो हम होते हैं वो दिखाते नहीं है, हम दिखाते कुछ है, होते कुछ है। और हम, इसका मुश्किल क्या है कि जो आवरण हमने ओढ़ा हुआ है, वो हमें खुद नहीं पता था कि वो आवरण हमने जाली नकली आवरण आवरण ओढ़ा हुआ है। हम खुद को भूल जाते हैं। तो जो हमने एक आवरण अपने आप को ओढ़ा हुआ और हमें लग रहा है कि ये हमारा आवरण है, वो कितना बड़ा भ्रम है। इस पर मैंने एक छद्म कविता लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जिसमें आप ये कह सकते हैं चीथड़े, इसका आप शीर्षक दे सकते हैं। ठीक। अक्सर सड़कों पर एक आदमी मिठाई करता है, चिथड़ों से ढका मस्त मलंग, चिथड़ों से ढका मस्त मलंग, खुद में खोया खोया सा, मस्त मलंग खुद में खोया खोया सा। शोर ने इसे इतना बहरा कर दिया है, शोर ने इसे इतना बहरा कर दिया है कि वो अक्सर खुद को भी नहीं सुन पाता। खुद ने शोर ने उसे इतना बहरा कर दिया है कि वो अक्सर खुद को भी नहीं सुन नहीं पाता। सुन पा। अचानक एक तेज आंधी आई, अचानक एक तेज आंधी आई और उसके चिथड़े उड़ा ले गई। हम्म। अचानक एक तेज आंधी आई और उसके चिथड़े उड़ा ले गई। हम्म। जब गुबार थमा, हम्म। तब मैंने उसे शून्य में पाया। जब गुबार थमा तो मैंने उसे शून्य में पाया। आया। उसे पता ही नहीं था कि वो चिथड़े भी उसके अपने नहीं थे। इस क्वेश्चन मार्क के साथ ये कविता खत्म होती है। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर, बहुत मीनिंगफुल और बहुत अच्छी रचना थी सर। एक- सर, आप हरियाणा के बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पर लोगों को मतलब चूंकि बहुत छोटी सी जगह से थे, तो वहाँ पर पढ़ाई का इतना एक्सपोजर भी नहीं रहा होगा उस जमाने में। और उस माहौल में आपने उर्दू को भी चुना, आपने उर्दू भाषा को भी चुना है। तो वो कैसे चैलेंजिंग था? उर्दू के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, और आपका सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट कहाँ से आया? मैं बताता हूँ कि मैं एक्चुअली गांव में नहीं पढ़ा हूँ, मैं वहां से हूँ, लेकिन मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे पिताजी। अच्छा। जी सर। तो उनके साथ में रहा हूँ। तो मैं सेंट्रल स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, केंद्रीय विद्यालय में। तो आपको हाँ, एक्सपोजर मिला है लैंग्वेज हाँ, का। लेकिन लेकिन आसपास का माहौल वैसा नहीं था। उर्दू कैसे आ गई बताता हूँ कि
मेरी मातृभाषा हिंदी है और उर्दू में मेरे स्कूल में मेरा जो एक कहते हैं ना कि सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट था केंद्रीय विद्यालय में, वो जी, उर्दू था मेरे पास। उर्दू था, वो मैंने अच्छा। सप्लीमेंट्री उर्दू पढ़ी है, लेकिन मुझे उर्दू का बहुत, मैं ये नहीं कह सकता मैं उर्दू ज्ञाता हूँ। मैं कोई मुझसे उर्दू में अगर वाद विवाद करे तो मेरे को उर्दू को मैं बहुत अच्छा नहीं जानता हूँ। जी लेकिन उर्दू में प्रयोग क्यों करता हूँ बताता हूँ मैं आपको। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान जाना जाता है कि बहु सांस्कृतिक व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर एक संस्कृति को मानने वाले भी हैं, दूसरी संस्कृति को मानने वाले भी हैं, जी सर। बहुत सी संस्कृति को मानने वाले हैं। और हम्म। अगर हमें यहाँ रहना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इसको मानूंगा इसको नहीं मानूंगा। नहीं। अगर हम एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं तो हमें सबको साथ लेके चलना है। जब हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में जो व्याख्यात्मक अभिव्यक्ति है वो अलग तरह से होती है और हिंदी में अलग तरह से होती है। हिंदी में ज्ञान की गहराई को देखा जाता है। आप पढ़ेंगे, अगर हिंदी कविता में रचना पढ़ेंगे किसी भी हिंदी रचनाकार की, तो उसमें गहराई होती है, फिलॉसफी होती है कि एक विशेष उद्देश्य को या उद्देश्य को उसकी गहराई में उतरा जाता है, उसका एक्सप्लेन किया जाता है। और अगर हम अपना साहित्यिक पढ़ने के लिए हमें भाषा जरूरी, भाषा ज्ञान जरूरी है। जी सर। तो पहले इसमें ध्यान दें, जोड़ने का प्रक्रिया क्या जोड़ेंगे, बात की बात है, पहले भाषा तो समझ आए। जी सर। आजकल का युवा तो हिंदी भाषा में समझ भी नहीं पाता। मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगा कि कई बार अगर हम अपनी युवा पीढ़ी सामने कोई एक पुराना हिंदी का शब्द बोल लेते हैं तो बोल लेते हैं कि आप संस्कृत में बात करने लगे। उनको ये नहीं पता संस्कृत कौन सी भाषा है। जी। मतलब अगर आप शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं वो भी उनको समझ में नहीं आती है। ये मेरे कुछ। लिए बड़ा अफसोस की बात है, बड़ा दुख होता है इस बात को कि हम शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। इवन शुद्ध छोड़ी खड़ी बोले हिंदी भी नहीं बोलते हम तो उसमें बस हमने इंग्लिश और सब मिक्स कर दिया है। और तो ऐसे में मेरे सिस्टम। लिए कई चिंता का विषय है। सिस्टम में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी लोकल भाषा और हिंदी को जोर दिया जाए, ताकि एकेडमिक में उसको भी रखा जाए इक्वली, सो दैट। आखिर सिस्टम तो हमने बनाया ना, सिस्टम तो हमने बनाया ना। देखिए देखिए देखिए, आपने देखा होगा आजकल जब भी आप एडमिशन कराते हैं किसी बच्चे का तो लोग ये देखते हैं कि यहाँ की पढ़ाई कैसी, इंग्लिश पढ़ाई कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है। जी जी। आप कभी देखते हैं कि यहाँ परंपरा कितनी सिखाई जाती है, यहाँ त्योहार कितने बताए जाते हैं, यहाँ पे क्रिएटिविटी कितनी देखी जाती है। कुछ जी। स्कूलों में है लेकिन ज्यादातर जगह पर नहीं है। हम्म। जब हम एज ए पेरेंट्स इस चीज को देखते ही नहीं है, नकार देते हैं, तो हम्म। हम सिस्टम किसने क्रिएट किया। हम्म। हम स्कूल में डिमांड करेंगे ये पढ़ाओ तभी ना स्कूल पढ़ाएगा। हम डिमांड ही नहीं करते, हम क्या डिमांड करते हैं, हम लोगों को अच्छी भी इंग्लिश अपनी होनी चाहिए। सोच बदलनी होगी। जी सर। हाँ, तो सिस्टम हमारा क्रिएट किया हुआ है। हाँ अजय जी। जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, हमें बहुत सारी कविताएं रचना सुनने के लिए मिली आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को अजय जी के साथ ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। उनके विचारों और अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए कला जगत के सितारे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे एयर न्यूज।